हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 बायोलॉजी बुलेटिन सेशन 2 में मैं फिर से हमारे यूजी लेवल के सिलेबस सेल बायोलॉजी से स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और इस बायोलॉजी बुलेटिन को सुनने के बाद डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीजें जो हमारे सेल बायोलॉजी से रिलेट करती है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज के इस सेशन में डिस्टेंस में बात करूंगा सबसे पहली तो एपोप्टोसिस के बारे में, दूसरी में बात करूंगा सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में और तीसरी में बात करूंगा सेल जंक्शंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले एपोप्टोसिस आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि व्हाट इज एपोप्टोसिस। तो डिस्टेंट सेल प्रोसेस में आपको एपोप्टोसिस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एपोप्टोसिस क्या है? तो एपोप्टोसिस का सीधा सा अर्थ आप समझेंगे कि जो हमारे शरीर में चलने वाली क्रमादेशित कोशिका मृत्यु है या प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ये हमारे शरीर में चलने वाली एक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हमारे शरीर में आवश्यक नहीं होती है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ में जाती है या एपोप्टोसिस में जाती है। तो सीधा सा अर्थ आप समझेंगे कि प्रोग्राम सेल डेथ को ही हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अब एक शब्द हमारे पास और आता है नेक्रोसिस। क्या है? तो नेक्रोसिस के अंदर भी कोशिका मृत्यु पाई जाती है, लेकिन वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का भाग नहीं है, वो इंजर्ड सेल डेथ होती है, यानी चोट की वजह से जो कोशिका मृत्यु होती है, उत्तक्षय होता है, उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे। तो नेक्रोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस की तरह कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड नहीं होता है। तो दोनों में आप डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब एपोप्टोसिस में एक BCL2 जीन फैमिली आप याद रखेंगे, ये एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर का काम करती है, यानी कुछ कोशिकाओं में ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करने का काम करेगी। तो ये BCL2 के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा बाक्स और बाक दो प्रोटीन आप और याद रखेंगे, ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर का काम करती है, यानी ये कुछ कोशिकाओं में एपोप्टोसिस को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो बाक्स और बाक भी आप याद रखेंगे और BCL2 जीन फैमिली भी आप एपोप्टोसिस के लिए याद रखेंगे। इसके बाद में आपको कैम्स मॉलिक्यूल या सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स की जानकारी देना चाहूंगा। 2022 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कैडेरिन क्या है? तो कैडेरिन जो था वो कैल्शियम डिपेंडेंट एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल था। तो बिल्कुल कैडेरिन के बारे में भी हम इस बायोलॉजी बुलेटिन में जानकारी हासिल करेंगे। तो डिस्टेंट सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो एक सेल जो है वो दूसरी कोशिका से या दूसरी सेल से एडहेर करने के लिए या संपर्क करने के लिए या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से संपर्क करने के लिए जिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का उपयोग करती है उन्हें हम सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के नाम से जानेंगे। और सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स जो है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आ जाएगी सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी सेल मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स में हम तीन प्रकार के सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं, कैडेरिन, सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। ये तीन प्रकार के जो ग्रुप हैं ये सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और एक ग्रुप जो आपका बच गया लास्ट, इंटीग्रिन, याद रखेंगे इंटीग्रिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो इंटीग्रिन आपका सेल मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। कैडेरिन की अगर मैं बात करूं तो कैडेरिन आपका एक मेजर सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल है जो कि एक सिंगल पास ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। ये एक प्रकार की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और इसके अंदर होमोफिलिक इंटरेक्शन मिलता है। होमोफिलिक से हमारा तात्पर्य है कि एक सेल के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जैसी दूसरी सेल के मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्शन करेंगे। तो होमोफिलिक प्रकार का इंटरेक्शन आपका कैडेरिन में पाया जाएगा और ये सिंगल पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी एक ही स्ट्रैंड से बनी हुई सिंगल पास ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडेशन मॉलिक्यूल है कैडेरिन, ये याद रखेंगे कि ये कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करने वाला सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है। दूसरा जो एडेशन मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा वो आएगा सेलेक्टिन। और सेलेक्टिन की हम बात करें तो सेलेक्टिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंतर्गत होमोफिलिक इंटरेक्शन नहीं मिलकर हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन पाया जाता है, यानी एक कोशिका के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे प्रकार की कोशिका के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन सेलेक्टिन के अंतर्गत मिलेगा और ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट
सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है। तीसरा हमारा सेल एडेशन मॉलिक्यूल जो है, ये सेल सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, वो हो जाएगा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। और इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली की हम बात करते हैं, कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडेशन मॉलिक्यूल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली जो है वो कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार की इंटरेक्शन पाई जाती है। होमोफिलिक इंटरेक्शन भी ये रखता है और हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन भी ये रखता है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और अब हमारा बच गया लास्ट सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन या सेल मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल, जिसका नाम हो जाएगा आपका इंटीग्रिन। और इंटीग्रिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट होता है और साथ ही इसके अंतर्गत हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन पाया जाता है। तो ये 4 फैमिली जो है वो आपको सेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल्स में याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से कैडेरिन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। आप 2022 वाला पेपर खोल के देख सकते हैं। अभी आप खोल लीजिए, आप देख लेंगे कैडेरिन वाला क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। आगे मैं सेल जंक्शंस की बात करने वाला हूँ। सेल प्रोसेसेस, सेल सरफेस जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड मैं डिस्कस करने इस वीडियो में आया हूँ। तो सेल जंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से टिश्यूज के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बीच में सेल जंक्शंस का निर्माण होगा, या कोशिका और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में किस प्रकार से वो जंक्शंस बनाएगी। तो ये जंक्शंस 3 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला जंक्शन आपका हो जाएगा ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा एंकरिंग जंक्शन और तीसरा आपका हो जाएगा कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो सबसे पहले मैं ऑक्लूडिंग जंक्शन की बात करने वाला हूं। ऑक्लूडिंग जंक्शन में हम टाइट जंक्शन को या जोनुला ऑक्लूडेंस को इंक्लूड करते हैं। जोनुला ऑक्लूडेंस पूछा गया है तो टाइट जंक्शन का दूसरा नाम ही आपका जोनुला ऑक्लूडेंस हो जाएगा। और टाइट जंक्शन के अंदर 2 मुख्य ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है इंक्लूड पाई जाती है, क्लाउडिन और ऑक्लूडिन। क्लाउडिन और ऑक्लूडिन 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो टाइट जंक्शन में इंक्लूड पाई जाती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। और जो टाइट जंक्शन है वो 2 कोशिकाओं के बीच में नॉन क्लोजेस्ट सबसे सटा हुआ जंक्शन होता है। 2 कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाला सटा हुआ जंक्शन हम टाइट जंक्शन बोल देंगे, क्योंकि इससे एक छोटा सा आयन भी गुजर नहीं सकता। तो एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर ये इस प्रकार का टाइट जंक्शन आपको दिखाई देगा। और एपिथेलियम कोशिका की पोलैरिटी भी इसके द्वारा मेंटेन की जाती है, क्योंकि पोलैरिटी इसलिए मेंटेन की जाती है क्योंकि टाइट जंक्शन से एक सिंगल आयन भी पास नहीं हो सकता। तो टाइट जंक्शन आप याद रखेंगे। दूसरे प्रकार के जंक्शन हमारे एंकरिंग जंक्शन आ जाते हैं। और एंकरिंग जंक्शन में हम यहाँ पर बात करें तो हम 2 प्रकार के जंक्शन यहाँ पर देखेंगे। एक तो हम देखेंगे एडेरेंस जंक्शन और दूसरा हम देखेंगे डेस्मोसोम्स। तो एडेरेंस जंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहले एडेरेंस जंक्शंस भी 2 प्रकार के यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला हमारा हो जाएगा जोनुला एडेरेंस, जिसको हम एडेशन बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। जोनुला एडेरेंस या एडेशन बेल्ट। तो जो मैकेनिकली सपोर्टिंग सेल्स है या मैकेनिकली पास पास उपस्थित कोशिकाएं होती है उनके अंतर्गत ये एडेरेंस जंक्शंस मिलेंगे या एंकरिंग जंक्शंस मिलेंगे। तो जोनुला एडेरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सेल सेल प्रकार का जंक्शन है, जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स और कैडेरिन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व पाई जाती है। तो याद रखेंगे जोनुला एडेरेंस या एडेशन बेल्ट भी इसे कहा जाता है। एडेशन बेल्ट, जोनुला एडेरेंस, दोनों नाम आप बहुत ढंग से याद रखने हैं। और इसके अंतर्गत एक्टिन फिलामेंट और कैडेरिन प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व पाई जाती है। दूसरा प्रकार का यहाँ पर हो जाएगा फोकल कॉन्टैक्ट या एडेशन प्लेक। पहला मैंने एडेशन बेल्ट बताया था और दूसरा आपका एडेशन प्लेट या प्लेक। तो एडेशन बेल्ट को हमने जोनुला एडेरेंस कहा था और फोकल कॉन्टैक्ट या एडेशन प्लेक को हम यहाँ पर सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के रूप में डिस्क्राइब करेंगे या सेल मैट्रिक्स जंक्शन के रूप में डिस्क्राइब करेंगे। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटीग्रिन का रोल पाया जाता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप बहुत ढंग से इन्हें याद करेंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एंकरिंग जंक्शन जो है वो 2 प्रकार के हो गए हैं। एडेशन बेल्ट, जिसको हमने जोनुला एडेरेंस कहा है, और उसके अंतर्गत हमने देखा कि ये सेल सेल जंक्शन का काम करते हैं और इसके अंतर्गत एक्टिन फिलामेंट और कैडेरिन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। दूसरे प्रकार का फोकल कॉन्टैक्ट हमने देखा था, जिसको हमने एडेसिव या एडेशन प्लेक के नाम से डिस्क्राइब किया है। और एडेशन प्लेक या फोकल कॉन्टैक्ट जो है वो सेल मैट्रिक्स जंक्शन है और उसके अंतर्गत आपको एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटीग्रिन प्रोटीन का रोल दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर हम डेस्मोसोम्स की बात भी कर लेते हैं, जो कि एंकरिंग प्रकार के जंक्शन है। तो ये बटन जैसे जंक्शन होते हैं
सेल सेल जंक्शन होते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दो प्रकार की जो कैडेरिन प्रोटीन है वो डेस्मोसोम्स में इन्वॉल्व पाई जाती है, एक तो डेस्मोग्लिन और एक डेस्मोकोलिन, याद रखेंगे। डेस्मोग्लिन और डेस्मोक्लोनिन जो कैडेरिन प्रोटीन्स है वो डेस्मोसोम्स बटन लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसके अंतर्गत इन्वॉल्व पाई जाती है। एक हेमीडेस्मोसोम्स भी होता है। तो हेमीडेस्मोसोम्स की हम बात करें तो हेमीडेस्मोसोम्स आपका सेल मैट्रिक्स जंक्शन बनाने का काम करता है। मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रिन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी हेमीडेस्मोसोम्स में, सेल मैट्रिक्स जंक्शन वो बनाएगा। तीसरे प्रकार के हमारे जंक्शन हो जाएंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शन। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन के दो एग्जांपल हमने जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग में भी देखे हैं। प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा की हमने बात की है और एनिमल्स के अंदर हमने गैप जंक्शंस की बात की है। तो गैप जंक्शंस जो होते हैं वो दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले ऐसे संपर्क है जिनसे कुछ केमिकल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी पास आउट हो सकते हैं। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे सीएमपी, साइक्लिक एमपी और कैल्शियम भी इनसे गुजर सकते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस जो है उसके अंतर्गत एक प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है जिसको कनेक्सिन प्रोटीन हम बोलेंगे। कनेक्सिन प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार है? तो गैप जंक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार है। और 6 कनेक्सिन प्रोटीन मिलकर गैप जंक्शन की एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम कनेक्सोन बोलते हैं। तो बिल्कुल आप कनेक्सोन भी याद रखेंगे और कनेक्सिन्स भी याद रखेंगे। यानी गैप जंक्शंस में जो प्रोटीन मिलती है उन्हें हम कनेक्सिन्स प्रोटीन बोलते हैं। और कनेक्सिन्स प्रोटीन 6 कनेक्सिन प्रोटीन मिलकर एक गैप जंक्शन की यूनिट बनाते हैं जिसको कनेक्सोन हम कह देंगे। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो केवल और केवल प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं दो प्लांट सेल्स के बीच में। स्ट्रक्चरली जो प्लाज्मोडेस्माटा है और गैप जंक्शन है वो अनरिलेटेड स्ट्रक्चर्स है। बिल्कुल अगर आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शंस आपस में किस प्रकार के स्ट्रक्चर है, सिमिलर है क्या, तो सिमिलर नहीं होती है, दोनों अनरिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये सेल जंक्शंस भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, आप बिल्कुल ढंग से इन्हें पढ़ें, नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें और बार बार इनका रिवीजन करते रहें। तो आज के इस बायोलॉजी बुलेटिन में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।